नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों आज हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, भारत के मिसाइल मैन, भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो कि अपने आप को एक टीचर कहलाने में गर्व महसूस करते थे। आज हम जानेंगे उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं जिनसे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। साथ ही में हम जानेंगे सिविल सर्विसेज को लेकर उनका क्या विचार था, क्रिएटिव लीडरशिप को लेकर उनका क्या कहना था, एटीट्यूड को लेकर उनका क्या कहना था, फेमिनाइन सक्सेस को लेकर क्या क्या बातें कही, पूरा का जो कॉन्सेप्ट था उसमें क्या बात उन्होंने कही। सो काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्रिएटिव लीडरशिप को लेकर उनके क्या विचार थे। क्रिएटिव लीडरशिप का मतलब क्या है, उन्होंने इसे बड़े ही तरीके से एक्सप्लेन किया। इन्होंने कहा कि देखिए, क्रिएटिव लीडरशिप इज द एसेंस ऑफ गुड गवर्नेंस। व्हेन वी टॉक अबाउट गुड गवर्नेंस के लिए सबसे पहले जो काम जरूरी है वो क्रिएटिव लीडरशिप का होना जरूरी है। सवाल उठता है कि क्रिएटिव लीडरशिप कैसे बनती है, किन किन एलिमेंट्स का होना जरूरी है क्रिएटिव लीडरशिप के लिए। सबसे पहले कहते हैं जी, क्रिएटिव लीडरशिप में विजन का होना जरूरी है। क्रिएटिव लीडरशिप को पता होना चाहिए कि वो कहां जाना चाहते हैं, क्योंकि विजन जो है दिस इज द गाइडिंग लाइट फॉर द लीडर एंड हिज टीम। तो क्या है पहला जो एलिमेंट उन्होंने बताया क्रिएटिव लीडरशिप का, दैट इज विजन। दूसरा कहते हैं कि सिर्फ विजन होने से काम नहीं चलेगा, विजन को इंप्लीमेंट करने की या विजन को रियलाइज करने की पैशन भी होनी जरूरी है। सो यू मस्ट हैव दैट पैशन, कि जहां पर आप कुछ उस क्रिएटिव लीडरशिप को कहा गया है कि यू मस्ट हैव दैट पैशन, जहां पे उस विजन को अचीव करने के लिए आप दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हैं। फिर तीसरा क्या है, विलिंगनेस टू एक्सप्लोर अनएक्सप्लोर्ड पाथ्स। ये तीसरा उन्होंने क्वालिटी बताई कि क्रिएटिव लीडर्स जो होते हैं ऑफन दे आर ट्रेल ब्लेजर्स, यानी कि वो ऐसे लोग होते हैं जो कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को लेने से नहीं डरते जिनको बाकी लोग छूने से भी डरते हैं। सो दे आर दोज पीपल जो कि नए रास्ते बनाने में विश्वास रखते हैं। चौथा इन्होंने क्या बताया कि नॉलेज ऑफ हाउ टू मैनेज सक्सेस एंड फेलियर। सो इन्होंने बताया कि जो क्रिएटिव लीडरशिप होती है बेसिकली उनके पास इस तरह की स्किल होनी जरूरी है जो कि ये जानती हो कि किस तरह से सक्सेस को मैनेज करना है एंड मोर इंपॉर्टेंटली किस तरह से फेलियर को मैनेज करना है। ये अपनी लाइफ से एक जुड़ा हुआ एग्जांपल देते हैं, जहां पे प्रोफेसर सतीश धवन का एग्जांपल देते हैं। ये बताते हैं कि ही वाज इन चार्ज ऑफ SLV3। अब वो SLV3 का जो पहला ट्रायल था वो फेल हो जाता है। जब वो फेल हो जाता है तब प्रोफेसर सतीश धवन ने उस फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली। हालांकि ही वाज द इंचार्ज बट प्रोफेसर सतीश धवन वाज हिज बॉस, हिज लीडर। वो आकर यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फेलियर की लेते हैं। एंड जब वो अगली बार में मिशन सक्सेसफुल हुआ, प्रोफेसर सतीश धवन ने डॉक्टर अब्दुल कलाम को कहा कि नाउ यू गो एंड एड्रेस द प्रेस कॉन्फ्रेंस। This is how creative leaders basically manage success and failure. वो जानते हैं कि कहां क्रेडिट लेना है एंड कहां ब्लेम लेना है। So this is how it is done. फिर कहते हैं जी, क्रिएटिव लीडरशिप के पास करेज होना चाहिए टू टेक डिसीजन। नाउ कहते हैं कि ऑफन हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, हमारे जो अल्टीमेट गोल्स हैं वो क्या हैं, बट उन अल्टीमेट गोल्स को पहुंचने के लिए हमें जो छोटे छोटे डिसीजंस लेने पड़ते हैं या कई बार बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं, वी लैक करेज देयर, जो कि एक सबसे बड़ी कारण बनती है जहां पे हम अपने विजन को अचीव नहीं कर पाते। सो क्रिएटिव लीडरशिप के पास करेज होना चाहिए। एंड नोबिलिटी इन मैनेजमेंट। नोबिलिटी इन मैनेजमेंट का मतलब क्या है? नोबिलिटी इन मैनेजमेंट का मतलब यह है दैट व्हेन यू आर मैनेजिंग पीपल, व्हेन यू आर मैनेजिंग सम टास्क, यू मस्ट हैव द सेंस ऑफ ऑनर। आपको ये ऑनर महसूस होना चाहिए दैट आई एम डूइंग सच अ ग्रेट टास्क, आई एम डूइंग सच अ ग्रेट वर्क, एंड यू मस्ट वर्क विद एथिक्स एंड मोरल वैल्यूज। आपका जो काम है इट शुड बी लेड बाय एथिक्स एंड मोरल वैल्यूज। एन एग्जाम्पल हैज टू बी सेट बाय यू एज द लीडर। फिर क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंसी इन एवरी एक्शन। देखिए, अक्सर हम ये कहते हैं कि ट्रस्ट जो है वो हर काम की नींव होती है। जहां पर दो लोग आ गए, दो लोग या दो से अधिक लोग इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं, जब तक ट्रस्ट नहीं होगा वो काम ढंग से नहीं हो पाएगा। अब आपकी टीम आपके ऊपर ट्रस्ट करती है और ये ट्रस्ट बढ़ेगा कि घटेगा ये आपके ऊपर है। कहते हैं क्रिएटिव लीडरशिप में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि दे शुड बी ट्रांसपेरेंट विद देयर टीम। एज फार एज पॉसिबल आपको आपकी टीम के साथ हर बात डिस्कस करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, अपनी विजन को शेयर करना चाहिए, ताकि आपकी जो टीम है वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके एंड आपकी विजन के साथ अलाइन कर सके। एंड आखिरी कहते हैं इंटीग्रिटी इन वर्क। इंटीग्रिटी इन वर्क का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो आप अपनी पर्सनल लाइफ में वैल्यूज को लेकर चलते हैं वो आपके काम में भी दिखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से दैट आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तो आप सेल करने के लिए सारे ही झूठ बोल रहे हैं, तो यहां पे क्या हो गया? आपके काम में इंटीग्रिटी नहीं है। सो यहां पर होना क्या चाहिए? द वैल्यूज दैट यू से दैट यू फॉलो इन योर लाइफ शुड ऑल्सो बी रिफ्लेक्टेड इन योर वर्क।
तो ये इन्होंने कुछ बताया कि किस तरह से क्रिएटिव लीडरशिप को काम करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सिविल सर्वेंट्स को लेकर इन्होंने कुछ बातें कही। इन्होंने कहा कि सिविल सर्वेंट्स के लिए 5 ओथ्स को धारण करना चाहिए, 5 शपथ लेनी चाहिए। सबसे पहले तो इन्होंने कहा दैट हर सिविल सर्वेंट को ये शपथ लेनी चाहिए दैट ही और शी विल वर्क फॉर 100% लिटरेसी अमंग द पीपल वेयर ही इज वर्किंग। सो बेसिकली जो स्कूल से चाइल्ड ड्रॉप आउट रेशियो होती है उसे 0 करने पे फोकस करना होगा एंड हर बच्चा स्कूल में जाए, लिटरेट हो, इसके लिए काम करना होगा। दूसरा इन्होंने कहा दैट यू मस्ट एंश्योर दैट द स्टेट ऑफ विमेन इज एनरिच्ड। सो आप देखिए क्या 5 थीम्स है। सबसे पहला हो गया एजुकेशन के लिए आपको काम करना है, दूसरा विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना है, इक्वालिटी, ट्रू सेंस में इक्वालिटी आए मेल एंड फीमेल में, उसके लिए काम करना है। तीसरा क्या है कि आप करप्शन से बचेंगे, नो वन कैन लीड मी टू करप्शन, टेम्पटेशन फॉर करप्शन। एंड चौथा क्या है कि जब भी आप किसी डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, आपकी टेन्योर के दौरान आपको ये इंश्योर करना है कि कम से कम 1 लाख पौधे आप वहां पे प्लांट करें एंड उन्हें देखभाल करें। सो ये चौथा इन्होंने यहां पे शपथ दिलवाई। एंड पांचवा क्या है कि पूरा का जो कंपोनेंट्स हैं उसे आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे सो दैट आप जहां पे भी काम कर रहे हैं वहां पे एटलीस्ट 25% लोगों के लिए आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट कर सकें ना। पूरा का जो कॉन्सेप्ट है वैसे काफी डिटेल में पढ़ने वाला कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पे डिटेल में तो नहीं जा सकता, बस थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि पूरा का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो रिवर्स माइग्रेशन से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। डॉक्टर कलाम का ये मानना था कि हम अर्बनाइजेशन पे इतना ज्यादा जोर नहीं दे सकते कि हम सारी रूरल पॉपुलेशन को अर्बनाइजेशन में ले आए, अर्बन एरियाज में ले आएंगे, वहां पे होगा क्या, कहते हैं जी वहां पे डिस्पैरिटी जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। हमें करना क्या चाहिए, हमें वो पुश फैक्टर्स जो हैं जो कि रूरल एरियाज से लोगों को अर्बन एरियाज में जाने के लिए मजबूर करते हैं और वो पुल फैक्टर्स जो कि अर्बन एरिया में आपको खींचते हैं, उन्हें आपको चेंज करना होगा। चेंज करना इन द सेंस कि उनको आप जो पुल फैक्टर्स हैं उन्हें आपको रूरल एरियाज में लेकर जाना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम अर्बन एरियाज में क्यों जाते हैं, क्योंकि हमें रूरल एरियाज में अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी, अच्छी गवर्नेंस, ये सारी चीजें नहीं मिलती हैं, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं। डॉक्टर कलाम का कहना था कि पूरा दैट इज क्या है, प्रोविजन फॉर अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज, पूरा की ये डेफिनेशन है, प्रोविजन फॉर अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। क्या कहते हैं कि हमें वो फैसिलिटीज जो कि अर्बन एरियाज में अवेलेबल है, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटी है, चाहे वो एजुकेशन फैसिलिटी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, ये हमें रूरल एरियाज में लेकर जानी होंगे। सो फिर किसी दिन हम पूरा को अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट देयर आर वेरियस ग्रिड्स लाइक सोसाइटल ग्रिड है और बाकी सारे ग्रिड्स हैं जिसमें अलग अलग चीजें हैं जो कि डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमें रूरल एरियाज में पहुंचानी चाहिए। चलिए आप कहते हैं जी हाउ कैन अ सिविल सर्वेंट टैकल द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन एंड पॉलिटिकल सिस्टम में करप्शन को आप कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने सबसे बढ़िया बात कही कि भाई देखिए व्हेन यू आर अ सिविल सर्वेंट यू हैव टू क्रिएट दैट ब्रांड ऑफ इंटीग्रिटी अराउंड यू। लोग आपका नाम सुनते ही ये समझ जाएं या ये एज्यूम कर लें कि ये व्यक्ति करप्ट है ही नहीं, ही इज अ ऑनेस्ट पर्सन, शी इज अ ऑनेस्ट पर्सन। कहते हैं जी एस्टैब्लिश अ ब्रांड ऑफ इंटीग्रिटी फॉर योरसेल्फ। कलाम हिमसेल्फ वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन वेरियस मिशंस, तो उनके पास भी पैसा एंड काफी सारी चीजें उनके कंट्रोल में थी, बट देन अगेन उनका जो ब्रांड है हम आज भी जानते हैं। डॉक्टर कलाम को आई डोंट थिंक कि भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो उन्हें डिसरिस्पेक्ट करता हो, सब उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो ब्रांड ऑफ इंटीग्रिटी है वो आज भी इंटैक्ट है। कहते जी इट विल कीप अवे ऑल दोज हु वांट देम टू कॉम्प्रोमाइज देयर एथिक्स। ही कॉशंस दैट देयर मे बी सम प्रॉब्लम ऑन दिस पाथ बट फाइनली द बेस्ट इन ह्यूमन बीइंग्स विल फाइंड अ वे टू सक्सीड। क्या है कि भाई देखिए प्रॉब्लम्स आएंगे, सच्चाई के रास्ते पे, ऑनेस्टी के रास्ते पे चलते हैं, लोग आपको परेशान करते हैं, बट यू विल सक्सीड वन डे, राइट। सो ये उनका मानना था। कहते जी हाउ कैन सिविल सर्वेंट्स प्रोवाइड गुड गवर्नेंस टू नेशंस। अब बेसिकली यहां पर वो बता रहे हैं कि गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है। देखिए अगर कोई सिविल सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट के पास कोई व्यक्ति समस्या लेकर आया, आप उस समस्या के ऊपर ना तो रिस्पॉन्स कर रहे, और अगर आप रिस्पॉन्स कर भी रहे हैं तो एक डिलेड रिस्पॉन्स है, दोनों ही केसेस में इट इज नॉट गुड गवर्नेंस, ऑल्दो इट इज पार्ट ऑफ गवर्नेंस कि ठीक है आपने उस समस्या को समाधान किया, बट गुड गवर्नेंस नहीं है। कहते गुड गवर्नेंस वो है जहां पे यू आर रिस्पॉन्सिव एंड यू आर प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव होने का मतलब क्या कि व्हेन यू ट्राई टू इमेजिन कि यार इस समस्या, इस एरिया की क्या समस्या हो सकती है, मैं उसे कैसे रिजॉल्व करूं, खुद से आपके पास समस्या पहुंचे उससे पहले आप उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देयर इज वेयर यू आर प्रोएक्टिव
एंड रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है कि जैसे ही आपके पास कोई व्यक्ति आया, अपनी समस्या लेकर आता है, अपने इशू को लेकर आता है, एरिया के इशू को लेकर आता है, आप उसके ऊपर रिस्पॉन्स देते हैं, उसको समाधान करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज द एसेंस ऑफ गुड गवर्नेंस। जियोपॉलिटिकल परस्यूट के ऊपर उन्होंने क्या कहा, अब देखिए अक्सर इनको ये कहा जाता था कि सर यू आर अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पीस, राइट, आप पीस के इतने ज्यादा बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, बट स्टिल यू आर ऑल्सो मिसाइल मैन, आपने ऐसे हथियार बना दिए जो कि सबसे ज्यादा वायलेंस क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये क्या कहते हैं? कहते हैं जी अनलेस इंडिया स्टैंड्स अप टू द वर्ल्ड नो वन विल रिस्पेक्ट अस, स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। कहते जी इन दिस वर्ल्ड फियर हैज नो प्लेस, फियर की कोई जगह नहीं है, आप डर के नहीं जी सकते हैं। स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, अगर आप स्ट्रेंथ नहीं है, आपके पास शक्ति नहीं है, तो जो स्ट्रेंथ वाले लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वो आके आपको दबाने की कोशिश करेंगे। दैट इज द काइंड ऑफ वायलेंस दैट दे शो टुवर्ड्स यू। सो आपको इसलिए नहीं आपके पास यहाँ पे स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इसलिए मिसाइल्स नहीं डेवलप करनी है कि आपको दूसरों पे हमला करना है या आपको वायलेंट होना है, इसलिए आपको मिसाइल्स डेवलप करनी है, इसलिए आपको स्ट्रेंथ डेवलप करनी है, सो दैट यू आर रिस्पेक्टेड बाय अदर्स, सो दैट यू कैन प्रिवेंट वायलेंस। सो ये इनका ऐसा मानना था। फिर बात करते हैं एटीट्यूड को लेकर। अब देखिए अब होता क्या है, कहते जी ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग रेन बट ईगल अवॉइड्स रेन बाय फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, प्रॉब्लम्स आर कॉमन बट द एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस। अब ये कहते हैं देखिए दो तरह के बर्ड्स हैं, एक ईगल है और बाकी सारे बर्ड्स को एक कैटेगरी में रखा। कहते जी जो आम बर्ड्स हैं, जैसे ही बारिश आएगी दे विल ट्राई टू फाइंड सम प्लेस टू हाइड, बट ईगल क्या है, दे हैव दिस डिफरेंट एटीट्यूड एंड एटीट्यूड चेंजेस द गेम। दे हैव अ वेरी डिफरेंट एटीट्यूड। वो कहते हैं कि यार ये प्रॉब्लम आ गई है, इसके ऊपर जाते हैं, राइट, यानी कि एक डिफरेंट अप्रोच अपना लेते हैं, राइट। सो अगेन प्रॉब्लम सबकी लाइफ में कॉमन होती हैं, सेम होती हैं, सेम और सिमिलर होती हैं। इट डिपेंड्स कि आपका एटीट्यूड क्या है, जिसके बेसिस पे एंड रिजल्ट मैटर करता है। ठीक है जी, चलिए फेमिनिज्म को लेकर उन्होंने क्या कहा, कहते जी इफ वुमेन सक्सीड ओनली बाय इमिटेटिंग मेन आई थिंक इट इज अ ग्रेट लॉस। The aim is not only for the women to succeed but also to keep feminine essence and let that influence the society। ये कहते हैं कि हम केवल महिलाओं के सक्सेस को इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई जिसमें पुरुष सक्सीड कर गए, केवल वही काम में अगर महिलाएं सक्सीड करेंगी तभी हम उनको सक्सेसफुल मानेंगे। कहते जी इट इज अ ग्रेट लॉस, यहां पे तो लॉस हो गया। महिलाओं की अपनी एक पर्सनैलिटी है, महिलाओं की अपनी एक स्ट्रेंथ है, अगर वो उस स्ट्रेंथ वाले काम में भी सक्सीड कर जाएं तो उससे क्या होगा, उनकी स्ट्रेंथ की स्ट्रेंथ काम में आ गई एंड उनकी एसेंस बनी रहेगी, विच इज अ ट्रू सक्सेस फॉर देम। क्या कहते हैं, कहते जी एन इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ऑन द जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन सक्सेस, इट सजेस्ट्स दैट वुमेन शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू अचीव सक्सेस ऑन देयर टर्म्स यूजिंग देयर स्ट्रेंथ्स एंड क्वालिटीज। कहते जी क्वालिटीज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद फेमिनिटी सच एज एम्पैथी, नर्चरिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, इनके बेसिस पे अगर महिलाएं सक्सीड कर जाएं तो उन्हें अपनी बॉडीली स्ट्रेंथ दिखाने की जरूरत नहीं है या उसको अपना के सक्सीड करने की जरूरत नहीं है। ग्रेटनेस के ऊपर क्या कहते हैं, कहते जी सी द फ्लावर हाउ generously इट डिस्ट्रीब्यूट परफ्यूम एंड हनी व्हेन इट्स वर्क इज डन इट फॉल्स अवे क्वाइटली, ट्राई टू बी लाइक फ्लावर अनएज्यूमिंग डिस्पाइट ऑल इट्स क्वालिटीज। देखिए फ्लावर के लिए तो इन्होंने कह दिया, अक्सर होता भी यही है कि भाई हमने सोसाइटी को थोड़ा सा भी नहीं दिया होता, उसके बदले में हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट चाहना शुरू करते हैं, उसके बदले में हम चाहते हैं कि सब कोई हमें ऑनर करें, हमें रिकॉग्निशन दें। दैट इज नॉट द ट्रू ग्रेटनेस। ग्रेटनेस वहां आ जाती है जहां पर आप कहते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल, तो वहां पे आ जाती है जहां पर आप दूसरों के लिए कर रहे हैं लेकिन उसे अपने मन में जगह नहीं देते कि भाई मैंने कुछ कर दिया। ठीक है, सेंसिटिविटी को लेकर क्या कहते हैं कि भाई जब आप लीडरशिप पोजीशन में होते हैं यू मस्ट प्रेज अदर्स पब्लिकली, बट जब आपको किसी क्रिटिसाइज करने की जरूरत पड़ती है तो उन्हें प्राइवेटली क्रिटिसाइज किया जाए। डेडिकेशन के लिए क्या कहते हैं, बी मोर डेडिकेटेड टू मेकिंग सॉलिड अचीवमेंट्स देन इन रनिंग आफ्टर स्विफ्ट बट सिंथेटिक हैप्पीनेस। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है और किसी के पास अगर विजन होगी तभी वो इस बात को समझ सकता है, लागू कर सकता है। क्या कहते हैं कि एक ट्रू लीडर कौन है, जो कि आज की जो छोटी छोटी टेम्पटेशंस और खुशियां हैं उनको ना एंजॉय करके जो लॉन्ग टर्म के सक्सेस हैं, जो सॉलिड अचीवमेंट्स हैं, जो कि थ्रू आउट योर लाइफ आपके साथ रहने वाले हैं, उसके लिए जो स्ट्रगल करें। जैसे अब यूपीएससी है, अब हम देखते हैं आप लोग तैयारी करते हैं, जब आप तैयारी कर रहे होते हैं टेम्पटेशंस आती हैं,
कोई नई मूवी रिलीज हो गई, कोई गर्लफ्रेंड, कोई बॉयफ्रेंड या और बहुत सारी टेम्पटेशंस आती हैं, कहते हैं जी आप उन टेम्पटेशन से बचकर जो ऐसा सक्सेस जो कि आने वाले 60 साल के लिए आपके साथ रहने वाला है, उसके लिए अगर आप स्ट्रगल कर गए, दैट इज द काइंड ऑफ डेडिकेशन विच इज रिक्वायर्ड। चलिए, तो ये तो हमने कुछ लेसन इनकी लाइफ से सीखे। अब कुछ स्टोरीज का टाइम आ गया है, तो स्टोरीज भी डिस्कस कर लेते हैं एक दो। ही वॉज अ ग्रेट ऑब्जर्वर, वो ऑब्जर्व करते थे एंड चीजों को ऑब्जर्व करके सीखते थे। एक ऐसा ही लेसन उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन से वो काइंडनेस का लेसन सीखते हैं। कहते हैं जी एक बार उन्हें कॉलेज से घर जाना था, रामेश्वरम जाना था। घर जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो वो अपनी एक किताब लेकर अपनी बुक सेलर के पास जाते हैं, मजबूरी में जाते हैं। बुक सेलर उनके चेहरे को पढ़कर समझ जाता है कि ये किताब मजबूरी में बेची जा रही है। ही वॉज काइंड एंड जेनरस इनफ, वो बहुत ही प्यार से, विनम्रता से उन्हें कहते हैं, बुक सेलर डॉक्टर कलाम को कहते हैं कि आप घर जाएं, ये पैसा मेरे से ले जाएं, बुक यहाँ पे रख जाएं, जैसे ही आपके पास पैसा वापस आएगा यू कैन टेक दिस बुक, ये बुक को मैं आगे बेचूंगा नहीं, आप यहाँ से ले जा सकते हैं। सो दिस इज हाउ छोटी छोटी बातों में वो बड़े बड़े लेसन खोज लेते हैं। एक और इनके जीवन से इन्होंने एक स्टोरी नरेट की, मैं वहां से भी एक लेसन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि एक काइंड बॉस कैसा होता है, काइंड लीडर कैसा होता है, एक केयर गिविंग लीडर कैसा होता है। सो बेसिकली ही वाज लीडिंग अ प्रोजेक्ट जहां पे लगभग 70 साइंटिस्ट्स वर वर्किंग अंडर हिम। सो उनमें से एक साइंटिस्ट इनके पास आते हैं, ही सेज टू हिम कि भाई मुझे आज शाम को जल्दी घर जाना होगा बिकॉज आई हैव प्रॉमिस्ड माई किड्स टू टेक देम टू एन एग्जीबिशन। डॉक्टर कलाम वॉज रेडी टू गिव परमिशन, ही टोल्ड हिम कि भाई आप चले जाना, कोई इशू नहीं है। डॉक्टर कलाम ने देखा कि वो साइंटिस्ट जो है वो अपने काम में काफी बिजी हो गया है। सो अल्टीमेटली हुआ क्या, साइंटिस्ट को 8:30 बजे यानी 8:30 पे जाकर ये होश आया कि मैं काफी लेट हो गया हूं। सो व्हेन ही गोज टू होम ही वाज वेरी गिल्टी कि मैंने अपने बच्चों को कुछ प्रॉमिस किया था एंड मैं वो पूरा नहीं कर पाया। व्हेन ही रीचेस होम, तो वहां पे उनकी वाइफ उन्हें बताती हैं कि आपके लीडर, आपके बॉस डॉक्टर कलाम आए थे, वो बच्चों को घुमाने के लिए ले गए हैं, एग्जीबिशन में ले गए हैं। फिर रिलीजन के ऊपर भी उन्होंने काफी बातें कही। उन्होंने कहा कि देखिए जो ग्रेट मैन होते हैं उनके लिए रिलीजन एक जरिया है टू मेक फ्रेंड्स, वहीं पे जो छोटी सोच के व्यक्ति होते हैं उनके लिए रिलीजन एक लड़ाई का साधन है, फाइटिंग टूल है। उन्होंने बताया कि मेरे फादर यानी कि डॉक्टर कलाम के फादर ने उन्हें एक स्टोरी नरेट की थी। वो क्या स्टोरी थी कि किस तरह से जो डॉक्टर कलाम के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं उन्होंने रामनाथ स्वामी टेम्पल की एक आइडल को यानी कि उनकी जो मूर्ति है वो टैंक में डूब रही थी, उसे बचाया। जैसे ही ये घटना घटी उसके बाद से डॉक्टर कलाम के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को हिंदू कम्युनिटी के द्वारा हीरोज की तरह ट्रीट किया गया एंड उसके बाद से कहते हैं कि डॉक्टर कलाम की फैमिली के बीच में एंड जो बाकी हिंदू कम्युनिटी है उनके बीच में अच्छे संबंध बन जाते हैं। ये संबंध जो है डॉक्टर कलाम के समय में भी चलते हैं। किस तरह से डॉक्टर कलाम एंड जो उस टेंपल के हिंदू प्रीस्ट थे, उन दोनों के जो डॉक्टर कलाम एंड उस प्रीस्ट का जो बेटा थे, तो वो दोनों इकट्ठे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में अच्छे दोस्त थे वो। तो एक बार यूं ही वो स्कूल में बैठे थे, क्लास में सबसे आगे बैठे थे, तो वहां पे किसी टीचर ने ये देखा कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो इकट्ठे बैठे हैं, उन्होंने इन दोनों को अलग कर दिया। जब इन दोनों को अलग कर दिया, ये दोनों ही बच्चे निराश हो जाते हैं, घर आते हैं। घर आके इन्होंने अपने पेरेंट्स से बताया। सो डॉक्टर कलाम के फादर एंड जो टेंपल के प्रीस्ट थे दोनों नेक्स्ट डे स्कूल गए एंड स्कूल जाकर टीचर को कहा कि भाई यहां पर ये सब नहीं चलेगा, हिंदू मुस्लिम के नाम पे आप कम्युनिटी में डिवाइड नहीं ला सकते। इसी तरह से वो बताते हैं कि किस तरह से साइंटिफिक माइंड्स एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों इकट्ठे आ सकते हैं भारत के कॉज के लिए। इसका एग्जाम्पल वो देते हैं कि किस तरह से थुम्बा केरला में जब इसरो का कैंपस बनाया जा रहा था, वो जो कैंपस बनाया गया है थुम्बा में, वो बेसिकली एक चर्च की साइड पे बनाया गया है। तो जो चर्च की साइड पे कैंपस बनाया जाना था, तो इसरो के जो उस समय के लीडर थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, फादर ऑफ इस इंडियन स्पेस प्रोग्राम, वो चर्च के ऑफिशियल से बात करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि देखिए आपकी जो चर्च की जमीन है ये हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे कई सारी कैलकुलेशंस के हिसाब से बहुत परफेक्ट लॉन्च सेंटर के रूप में फिट बैठती है। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी दे शॉट ग्रेटनेस बाय गिविंग देयर लैंड टू द इसरो एंड वहां पे डॉक्टर कलाम कहते हैं कि ये अपने आप में एक एग्जाम्पल बनता है कि किस तरह से साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल माइंड्स ऑफ इंडिया कैन कम टुगेदर फॉर अ कॉमन कॉज फॉर इंडिया। सो ये कई सारे लेसन हमें डॉक्टर कलाम के जीवन से देखने को मिलते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।